Well, students of class 10, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो सीरीज है उसमें हमारा जो आज का वीडियो है वो है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अबाउट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले चलिए समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो सरफेस है जेड जेड डैश, ये दो ऑप्टिकल मीडियम को सेपरेट कर रहा है। नीचे जो इसकी मीडियम है वो डेंस है और ऊपर जो मीडियम है ये रेयर है। मान लीजिए कि ये ग्लास है, लाइट ग्लास टू एयर ट्रेवल कर रही है, या लाइट मान लीजिए नीचे वाटर है, वाटर टू एयर ट्रेवल कर रही है। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लाइट है वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। तो अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हो डेंसर मीडियम में और ये लाइट रे इंसिडेंट कराई है ओ से पॉइंट ए पर, तो सरफेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसे नॉर्मल कहते हैं, ये पता है हमको। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्योंकि लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे हमने यहाँ तो पढ़ ही लिया है कि जब भी लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल करेगी अपने पास से डेविएट होती है, और जब डेंस से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ऐसा क्यों होता है ये एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेट होगा। और हमें पता है कि ये जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये कांस्टेंट है फॉर दिस गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब अगर मान लीजिए ये ग्लास है और ये एयर है, तो ग्लास और एयर के लिए ये रेशियो कांस्टेंट है। अब अगर हम आई की वैल्यू को और इंक्रीज करते जाएंगे तो क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है, आई को इंक्रीज करने पे आर भी इंक्रीज होगा। यहीं पे अगर इसी पॉइंट से मान लीजिए हमने एक अनदर रे ड्रॉ करी ओबी, ठीक है, सरफेस थोड़ा सा बी पर अगर हमने इंसिडेंस किया है, मान लीजिए ये जो हमारा एंगल है बी पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ कोर्स इस आई से ग्रेट है। I1 जो है वो आई से ग्रेट दिख रहा है आपको, जैसे दूर जाते जाएंगे ये एंगल बढ़ता जाएगा। और क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है तो अगर आई इंक्रीज हुआ है तो आर भी इंक्रीज होगा, तो इसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो आर से भी ग्रेट होगा। अगर I1 आई से ग्रेट है तो ऑफ कोर्स R1 भी आर से ग्रेट होगा। इस तरह से अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाए, गले की दिक्कत है पता ही आप लोग 2-3 वीडियो से, तो डेफिनेटली एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें डेंसर मीडियम में ऑब्टेन होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी। और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, भाई 90 डिग्री अगर बढ़ते बढ़ते हो गया तो लाइट क्या होगी, सरफेस के पैरेलल ट्रेवल करने लगेगी। तो जिस एंगल के लिए डेंसर मीडियम में, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल जो है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, उस एंगल को ही कहते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये चीज याद रखिएगा। हम ये नहीं कह सकते कि ग्लास का एक क्रिटिकल एंगल है, जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल हमेशा फिक्स रहेगा। ग्लास से लाइट किस रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ग्लास के लिए तो भाई एयर भी रेयर है, वाटर भी रेयर है,
लेकिन अगर यहाँ का मीडियम चेंज करके एयर की जगह वाटर कर देंगे तो ये क्रिटिकल एंगल भी चेंज हो जाएगा। और ये हम लोग अभी जब क्रिटिकल एंगल किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो बहरहाल क्रिटिकल एंगल की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो आप सुन लीजिए, अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल for that pair of media and for given wavelength of light also। ठीक है, और इस एंगल को भाई क्योंकि स्पेशल नाम को देना था तो क्रिटिकल का सी हमने सफिक्स लगा दिया। तो चलिए इस क्रिटिकल एंगल को हम किससे शो कर रहे हैं भाई? क्रिटिकल एंगल को हम शो कर रहे हैं आईसी से। तो आइए देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ और किन किन फैक्टर्स पे क्रिटिकल एंगल जो है ये डिपेंड करेगा। तो छोटा सा एक डायग्राम, अब मान लीजिए कि भाई ये सरफेस जेड जेड डैश है, ये डेंस मीडियम में क्रिटिकल एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट हुई है, ये आई अगर आईसी के इक्वल है तो रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अब अगर मान लेते हैं चलिए कि हमारा डेंसर मीडियम जो है ये है ग्लास और रेयर मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है वो है एयर। तो क्या था स्नेल्स लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर इज 1 म्यू 2, यही तो पढ़ा था। तो सेकेंड मीडियम एयर है और फर्स्ट मीडियम ग्लास है, तो क्योंकि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, डेंसर एयर में जा रही है, जब डेंसर एयर में जाएगी तभी तो आर आई से ग्रेट आएगा। तो जी म्यू ए बराबर, अब ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के इक्वल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जा रहा है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर आई आईसी के इक्वल है तो आर एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। भाई क्रिटिकल एंगल को डिफाइन ये किया गया है कि दैट एंगल इन डेंसर मीडियम, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो अब यहाँ पे जी म्यू ए बराबर साइन आईसी और साइन 90 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है। तो क्योंकि ये रिलेशन आप पढ़ चुके हो, जी म्यू ए को 1 अपॉन में ए म्यू जी लिखेंगे। और क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमेशा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्यूट होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया जाता है। तो अगर जी म्यू ए की जगह 1 अपॉन में ए म्यू जी लिखें तो वो आ जाएगा साइन आईसी के इक्वल। तो अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में साइन आईसी। तो ये रिलेशन आ गया क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के लिए। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट एयर के रेस्पेक्ट में, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा 1 अपॉन में साइन आईसी के इक्वल है, या फिर कह सकते हो साइन आईसी इज इक्वल 1 अपॉन म्यू। तो क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, भाई एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो उस हिसाब से अगर एंगल बढ़ेगा तो म्यू कम हो रहा है, यानी म्यू और आईसी के बीच जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। और जिनकी बात में कर रहा था कि किन फैक्टर्स पे क्रिटिकल एंगल फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड करेगा, तो आपने पढ़ रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो जिन जिन फैक्टर्स पे म्यू डिपेंड करेगा उन्हीं फैक्टर्स पे आईसी भी डिपेंड करेगा। बस खाली रिलेशन ये है कि म्यू और आईसी के बीच में क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो अगर म्यू बढ़ रहा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम हो रहा होगा, या अगर म्यू कम हो रहा होगा तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। तो चलिए क्रिटिकल एंगल आपको समझ में आ गया कि डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन भी आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग
द क्रिटिकल एंगल, अब क्रिटिकल एंगल को हम आईसी से डिनोट कर रहे हैं, तो क्रिटिकल एंगल पूरा ना लिख करके आईसी लिख दे रहे हैं, क्योंकि आलस भी कोई चीज होती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द आईसी की बात करें तो देखिए, जब से पहला फैक्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स रिलेशन में होता है वेवलेंथ के। शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है और बड़ी वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होता है। और क्योंकि म्यू बराबर 1/sin IC है, यानी म्यू क्रिटिकल एंगल के लिए भी इनवर्स रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ इनके बीच में कहीं ना कहीं कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए सेम पेयर ऑफ मीडिया का क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा और शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए सेम पेयर ऑफ मीडिया का क्रिटिकल एंगल छोटा होगा। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ग्लास एयर इंटरफेस के लिए अगर येलो लाइट का क्रिटिकल एंगल 43 डिग्री है, तो वॉयलेट कलर की लाइट के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 43 डिग्री से लेस होगा, और रेड कलर की लाइट के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 43 से ग्रेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम वेवलेंथ वाइज देखें तो सबसे छोटी वेवलेंथ वॉयलेट की, कहीं येलो है, और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है, रेड की। इसलिए क्रिटिकल एंगल जो होगा वो वॉयलेट के लिए सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा क्रिटिकल एंगल जो होगा वो किसके लिए होगा, रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे बड़ा होगा। तो पहला वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि अगर पेयर ऑफ मीडिया सेम है तो डिफरेंट कलर की वेवलेंथ अगर इंसिडेंट करेंगे तो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए क्रिटिकल एंगल भी शॉर्ट होगा। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अब दूसरा बात करते हैं फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर पे कैसे क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है, तो आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी मीडियम में, टेम्परेचर का इंक्रीज करने पे मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता है। सेपरेशन बढ़ने का मतलब ये है कि डेंसिटी रिड्यूस हो रही है, और डेंसिटी अगर रिड्यूस होती है तो क्रिटिकल एंगल भी अगर डेंसिटी रिड्यूस होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस होता है। भाई आपने यही तो पढ़ा है पिछले के वीडियो में कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। सबसे हार्ड ऑप्टिकल मीडियम डायमंड है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल इनवर्स रिलेशन में है, भाई क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स रिलेशन में है। अगर म्यू की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो रही है तो ऑफ कोर्स क्रिटिकल एंगल की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होगी। तो जिन जिन फैक्टर्स पे म्यू डिपेंड कर रहा था उन सभी फैक्टर्स पे आईसी भी डिपेंड करेगा। बस रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। अगर म्यू बढ़ रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा होगा, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू रिड्यूस हो रही होगी। अगर क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रिड्यूस हो रहा होगा तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। तो कुछ इन्हीं पे टॉपिक पे बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन पहला बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन है कि किसी भी मीडियम या किसी पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। आपको फाइंड करनी है क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट
इन दैट मीडियम। तो भाई क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्रिटिकल एंगल से है, म्यू बराबर 1 में साइन आई सी। अगर IC की वैल्यू 30 डिग्री है तो म्यू हो जाएगा 1 में साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्योंकि हाफ होती तो म्यू कितना आ गया 2। स्पीड ऑफ लाइट और म्यू में रिलेशन पढ़ा है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डिफिनेशन पढ़ी थी वो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में पढ़ी थी। म्यू यहाँ पे एब्सोल्यूट ही है, म्यू बराबर c अपॉन में v पढ़ा है हमने। तो c अपॉन में v अगर 2 है तो v बराबर कितना हो जाएगा भाई c/2। और c, कुछ बच्चे सोच रहे c क्या सर, तो उनको बता दूं पिछले वीडियोस देखिएगा, पता चल जाएगा c क्या है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जिस मीडियम का क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड आई कितनी आई 1.5 10⁸। थोड़ा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता था, हो सकता था कि क्रिटिकल एंगल दे करके आपसे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेता, तो ये थर्ड स्टेप में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनकी स्पीड का रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम भी फाइंड कर ली। इसी तरह से आपको क्रिटिकल एंगल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्रिटिकल एंगल पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम फॉर गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज √3, तो फाइंड करिए क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडियम। तो क्योंकि म्यू बराबर 1 में साइन आई सी, तो √3 अगर 1 में साइन आई सी है तो भाई साइन आई सी कितना हो जाएगा 1/√3। अब ये भाई 10th वाले कहेंगे 1/√3 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू, ये तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन टेबल से आप देख सकते हैं। और टेबल भी अगर नहीं दी जाए तो आप सिंपल एंगल के लिए लगा सकते हैं साइन इनवर्स 1/√3। अब ये इनवर्स भी नहीं सुना है 10th क्लास में क्या होता है, तो चलिए क्या आपके सिलेबस में क्वेश्चन आएगा तो या तो 1/√3 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू थी कहीं ना कहीं दी जाएगी, नहीं दी जाती तो बस आप ये समझ लीजिए कि एंगल के लिए इनवर्स फंक्शन का यूज करते हैं। IC बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। तो आई होप यहां तक आपको क्रिटिकल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब जो वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एक फिनोमिना है टोटल इंटरनल, और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है रिफ्लेक्शन, जबकि पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन कैसे, आइए देखते हैं। देखिए हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जब लाइट शुरू हुई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है। वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट जस्ट बिकॉज कि लाइट उस ऑब्जेक्ट से हमारी आईज तक आ रही है। अब वो अगर ल्यूमिनस है तो उसकी लाइट डायरेक्टली भी आ सकती है, नॉन ल्यूमिनस है तो लाइट उस पर पड़ी, इस पेन पे लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई दी। तो आपने कभी ये सोचा है कि ओपेक मीडियम तो चलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंट चीजें जो है जैसे आपने ग्लास स्लैब देखी होगी लैब में या प्रिज्म देखा होगा, या चलिए इतना हम लैब में नहीं है कोई बात नहीं, आपने कहीं पे कांच का शीशा वगैरह कुछ तो देखा होगा ना कि डोर है, तो शोरूम के बाहर ग्लास का एक डोर लगा हुआ है, अब आपको डोर दिखाई दे रहा है जबकि वो ट्रांसपेरेंट है, लाइट उसके अंदर से रिफ्रैक्ट हो रही है, एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, तो क्योंकि लाइट तो उस पार चली जानी चाहिए, तो आपको वो डोर क्यों दिखाई दे रहा है। तो वो रीजन ये है कि जब भी जैसे लाइट अगर मान लीजिए एयर से ही ग्लास में आ रही है तो लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से वी आर एबल टू सी दैट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो लाइट जब तक रिफ्लेक्ट हो रही होती है, मेजर पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, बहुत माइनर सा पोर्शन होता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है।
क्रिटिकल एंगल के बिहाफ पे अभी हम इसी रिफ्लेक्शन को समझेंगे। देखिए जैसे ये लाइट, ये एक सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है डेंस मीडियम को, डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम से। तो अभी पीछे आपने वीडियो में देखा कि भाई अगर डेंस से रेयर में लाइट इंसिडेंट हो रही है तो जैसे जैसे लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई से बड़ा होने से नॉर्मल से अवे होगी। होते होते आई बढ़ाते जाएंगे, आर बढ़ता जाएगा, तो कोई एक ऐसा एंगल भी आएगा जिसके लिए लाइट का जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वो 90 डिग्री पे हो रहा होगा। वो एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है कि लाइट भाई देखिए इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद सरफेस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल इंसिडेंट का होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भाई sin i by sin r ये तो कांस्टेंट है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब i अगर बढ़ता जाएगा तो r भी बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते जब i 90 हुआ वो ic हुआ तो r हो गया 90 डिग्री। अब अगर इंसिडेंस लाइट का ये देखिए यहां पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिख रहा है ये क्रिटिकल से भी बड़ा है, तो अगर न्यूमरेटर में i क्रिटिकल से भी बड़ा होगा तो रेशियो कांस्टेंट अगर है तो r की वैल्यू 90 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी। और अगर ये एंगल 90 से भी ग्रेट हुआ, 90 से ग्रेट एंगल होने का मतलब है कि लाइट जिस मीडियम से सरफेस से स्ट्राइक कर रही थी, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही थी उसी मीडियम में वापस लौट गई। एंड द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन थी कि जिस मीडियम से ट्रेवल कर रही है उसी में वापस लौट जाए तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन यहां पे क्योंकि रिफ्लेक्शन एक ट्रांसपेरेंट सरफेस से हो रहा है, तो अगर कभी भी लाइट डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे इंसिडेंट होगी तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। और इस फिनोमिना को ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आप देखें कि कैसे डिफाइन करेंगे इस फिनोमिना को, तो व्हेनेवर the angle of incidence of light in denser medium is more than critical angle, then light bounce back in the same denser medium and this phenomena is called total internal reflection। रिफ्लेक्शन क्यों है? क्योंकि बाउंस बैक हो रही है। और ये रिफ्रैक्शन का पार्ट क्यों है? देखिए ना, इधर और इधर दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट सरफेस मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही थी, तो एक स्पेशल कंडीशन बन रही है कि जब भी डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे इंसिडेंस हो रहा होगा तो लाइट दूसरे मीडियम में जाने की बजाय सेम मीडियम में ही बाउंस बैक हो जाएगी। और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो दो कंडीशन है इसकी, कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या क्या है देख लेते हैं। पहला कंडीशन तो ये है भाई आर आई से बड़ा होने के लिए लाइट का डेंस से रेयर में ट्रेवल करना जरूरी है। तो पहली कंडीशन तो यही है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और सेकंड जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कि डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेट होना चाहिए। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम should be more than the critical angle for that pair of media। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है
तो लाइट में रिफ्लेक्शन जो होता है एक ट्रांसपेरेंट सरफेस से, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस और एप्लीकेशन, ये दोनों चीजें हैं, इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने अभी तक इसमें क्रिटिकल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जितना पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए होंगे इस टॉपिक्स के, वो पीडीएफ फॉर्मेट के लिए आप जब कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा।